इस वीडियो में हम रेजिस्टेंट टाइप सिंगल फेज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे। हम ये बताएंगे कि इस मोटर की बनावट किस तरह की होती है, इसमें जो टॉर्क पैदा होता है उसकी मिकदार कितनी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है। जितनी भी स्प्लिट फेज टाइप मोटरें होती हैं, क्या रीज़न है कि हम उनको कहते हैं कि ये स्प्लिट फेज टाइप है। ये जो टर्म है स्प्लिट फेज, इसका क्या मतलब होता है, इस मोटर के क्या इस्तेमालात हैं और ये किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी बनावट किस तरह की होती है। तो तमाम मोटरों की तरह रेजिस्टेंट टाइप सिंगल फेज स्प्लिट फेज मोटर के भी दो मेन पार्ट्स होते हैं। वो हिस्सा जो साकन होता है उसको स्टेटर कहते हैं, और वो हिस्सा जो रोटेटिंग होता है, जो घूमता है, उसको रूटर कहा जाता है। इस मोटर के अंदर स्किलकेट टाइप रूटर को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर जो स्टेटर इस्तेमाल किया जाता है उसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं। अब कोई भी स्प्लिट फेज मोटर है, उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए उसके अंदर दो वाइंडिंग्स बनाई जाती हैं। अगर हम किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर एक वाइंडिंग बना दें तो उसमें गर्शी मकनातीसी मैदान पैदा ना होने की वजह से उसमें जो स्टार्टिंग टार्क है वो पैदा नहीं होता, यानी मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो इन मोटरों को हम इस वजह से स्प्लिट फेज कहते हैं कि गर्शी मकनातीसी मैदान पैदा करने के लिए इनके अंदर दो वाइंडिंग्स बनाई जाती हैं, यानी करंट को या कह लें फेज़ को स्प्लिट किया जाता है। जब इसमें दो करंट्स चलती हैं, दो वाइंडिंग में मेन करंट डिवाइड हो जाती है, तो उसकी वजह से इनमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और उसकी वजह से मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती हैं। तो ये रीज़न है कि इनको हम कहते हैं कि ये स्प्लिट फेज मोटर्स हैं। अब इसकी बनावट की अगर बात करें तो इसके स्टेटर के अंदर दो वाइंडिंग्स होती हैं। एक मेन वाइंडिंग जो अप्लाई किए जाने वाले वोल्टेज के पैरेलल में लगाई जाती हैं। इसकी नंबर ऑफ टर्न्स एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग वाइंडिंग ज़्यादा होती हैं और इसको ज़्यादा डायामीटर से, यानी ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का बनाया जाता है। इस वाइंडिंग की इंडक्टेंस ज़्यादा टर्न्स होने की वजह से स्टार्टिंग वाइंडिंग की निस्बत ज़्यादा होती हैं। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको मेन वाइंडिंग से 90 डिग्री पे बनाते हैं, और स्टार्टिंग वाइंडिंग की टर्न्स मेन वाइंडिंग से कंपैरेटिवली कम होती हैं और इसको बारीक कंडक्टर से बनाते हैं, क्योंकि इसने सिर्फ स्टार्टिंग में काम करना होता है और रनिंग कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ज़रिए इस सर्किट को ओपन करवा दिया जाता है। इसलिए इस वाइंडिंग को बारीक बनाया जाता है कि इसने थोड़ी सी स्टार्टिंग में करंट चलाना होती है। जो मेन वाइंडिंग है, इसने रनिंग कंडीशन के दौरान मेन करंट को चलाना होता है, इसको मोटे कंडक्टर से बनाया जाता है। अब देखिए इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसके सीरीज़ में एक रजिस्टर को लगाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस है वो मज़ीद बढ़ जाती है, और यही रीज़न है कि इस मोटर को हम रेजिस्टेंट टाइप मोटर कहते हैं। कुछ ऐसी भी मोटर हैं जिनमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में इंडक्टर लगा दिया जाता है, उनको हम कहते हैं कि ये इंडक्टर टाइप या इंडक्टेंस टाइप सिंगल फेज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स हैं। तो इसमें एक मेन वाइंडिंग हो गई जो अप्लाइड वोल्टेज के पैरेलल में लगाई जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो मेन वाइंडिंग से 90 डिग्री पे बनाई जाती है, और इसके सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो मज़ाहमत है वो बढ़ जाती है। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसका मकसद ये होता है कि रनिंग कंडीशन के दौरान जब मोटर की स्पीड, यानी मोटर जब चलने लगती है, जब मोटर की स्पीड 70 to 80% हो जाती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से ये स्विच ओपन होकर इस सर्किट को अलहदा कर देता है। देखें कि इस सर्किट का काम सिर्फ स्टार्टिंग टार्क प्रोवाइड करना होता है। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ज़रिए इसको ओपन नहीं करवाएंगे तो इस वाइंडिंग में ज़ायद करंट गुजरने की वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेस ज़्यादा होंगे और वाइंडिंग के जलने का खदशा होता है। तो इसलिए ये जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंट टाइप मोटर में ये स्टार्टिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस का जो सर्किट है ये सिर्फ स्टार्टिंग में काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गई इसकी बनावट कि इसमें मेन वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, उसके सीरीज़ में रजिस्टर है और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। इसका जो रूटर होता है वो स्क्विरल केज टाइप होता है। तो मोटर के काम करने का असूल ये होता है, यानी जब हम इस मोटर को सप्लाई के साथ जोड़ेंगे, जब वोल्टेज अप्लाई किए जाएंगे तो करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, यानी दो वाइंडिंग्स में, मेन वाइंडिंग में और स्टार्टिंग वाइंडिंग में डिवाइड हो जाएगी। तो जो मेन वाइंडिंग है उसको हमने नाम दे दिया कि इसमें जो गुजरने वाली करंट है वो IM है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में से गुजरने वाली करंट है उसको कह लेते हैं कि ये IST है। तो देखें कि इसमें जो टॉर्क पैदा होगा जब मोटर को हम सप्लाई के साथ जोड़ेंगे, अगर हम इसकी फेज़र डायग्राम बनाएं तो फिर समझना आसान हो जाएगा कि लेट्स सपोज कि हम इसे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको रेफरेंस लेके हम नाम दे दिया कि ये वेक्टर है OV। अब देखें जो मेन वाइंडिंग है ये ज़्यादा इंडक्टिव है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो इसमें जो करंट चलेगी IM
वो अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा एंगल पे लैग करेगी। तो जो ओ एम करंट चलेगी वेक्टर के हिसाब, यानी जो आई एम करंट है वो वोल्टेज से ज़्यादा एंगल पे यानी एंगल फाई एम पे लैग करेगी। हम देखें जो दूसरी करंट है आई एस टी स्टार्टिंग करंट, अब इस वाइंडिंग को बारीक कंडक्टर से यानी कम क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कंडक्टर से बनाया जाता है और इसके सीरीज में रजिस्टर लगा होता है। तो इस वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वो एज़ कम्पेयर टू मेन वाइंडिंग बहुत कम होती है। तो ये आर एल सर्किट है लेकिन इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो करंट आई एस टी चलेगी ये अप्लाइड वोल्टेज से कम एंगल पे लैग करेगी। तो ये जो करंट है आई एस टी, ये एंगल फाई एस टी ये वोल्टेज से कम एंगल पे लैग कर रही है। अब जो इस सर्किट की रिजल्टेंट करंट जो मेन करंट होगी वो इन दोनों वेक्टर्स के मजमुआ के बराबर होगी। तो ये मेन करंट का वेक्टर है। अब ये करंट एंगल फाई पे लैग कर रही है। देखें कि जो स्प्लिट फेज मोटरें होती हैं उनका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इन दोनों करंट्स यानी मेन करंट और स्टार्टिंग करंट के दरमियान जो एंगल बनता है अल्फ़ा, उनके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी स्प्लिट फेज मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क टी एस टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फ़ा। यानी ये जो एंगल स्टार्टिंग करंट और मेन करंट के दरमियान बनता है जिसको हम अल्फ़ा से ज़ाहिर करते हैं, सिंगल फेज स्प्लिट फेज मोटरों का स्टार्टिंग टॉर्क इसकी साइन वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये एंगल बढ़ता जाएगा 90 डिग्री तक। जब ये एंगल बढ़ेगा तो ये टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ता जाएगा। तो ये हो गई इसके काम करने का तरीका करके किस तरह से इस मोटर में टॉर्क पैदा होता है और उसकी वैल्यू जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है। अब मेनली ये होता है कि जो स्टेटर है वो साकन हालत में होता है। उसको जब हम सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो दो वाइंडिंग्स की वजह से उनमें गर्दिशी मकनातीसी मैदान पैदा होता है। वो मैदान और जो गर्दिशी मकनातीसी मैदान है वो एयर गैप को क्रॉस करके इस रूटर के साथ लिंक करता है। जब इस रूटर के साथ लिंक करता है इंडक्शन के ज़रिए इसमें वोल्टेज पैदा हो जाती हैं। तो ये रीज़न है कि हम कहते हैं कि ये इंडक्शन टाइप मोटर्स है। जब इसमें वोल्टेज पैदा होती हैं तो सर्किट क्लोज होने की वजह से करंट चलना शुरू हो जाती है। तो ये बन जाता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मोटर का बेसिक ये प्रिंसिपल होता है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मकनातीसी फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसमें टॉर्क पैदा हो जाता है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया जिसको स्टेटर में पैदा होने वाली गर्दिशी मकनातीसी फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो इसमें टॉर्क पैदा हो जाता है और ये घूमना शुरू कर देता है। और जो टॉर्क का इन्हिसार है वो स्टार्टिंग करंट और मेन करंट के दरमियान बनने वाले एंगल अल्फ़ा के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन मोटरों का जो स्टार्टिंग टार्क है वो फुल लोड टार्क का 125 से 150% तक होता है। इन मोटरों को ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे लोड आसानी से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इनका स्टार्टिंग टार्क बहुत हाई नहीं होता। तो ऐसे लोड्स जो आसानी से स्टार्ट हो जाते हैं, मसलन फैंस, ब्लोअर्स, ग्राइंडर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, वाशिंग मशीन्स, ऑयल बर्नर्स, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में इन मोटरों को इस्तेमाल किया जाता है। इन मोटरों की जो रेटिंग होती है अमूमन आमतौर पर इनको जब डिज़ाइन किया जाता है तो इनकी रेटिंग 1/20 किलोवाट से 1/2 किलोवाट तक होती है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की। तो रेजिस्टेंस स्टार्ट और कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की बनावट में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में रेजिस्टेंस की बजाय कैपेसिटर को लगाया जाता है। अब इसमें देखें कि जो मेन वाइंडिंग है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस टाइप मोटर की तरह ज़्यादा टर्न्स की बनाई जाती है, इंडक्टेंस ज़्यादा होती है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो बारीक कंडक्टर से बनाई जाती है, टर्न्स कम होती हैं। और उसके सीरीज़ में एक कैपेसिटर है और उसके सीरीज़ में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है जो रनिंग कंडीशन के दौरान यानी जब मोटर की स्पीड 70 to 80% होती है तो ये इस सर्किट को अलहदा करवा देता है। इनके बिल्कुल रेजिस्टेंस टाइप मोटर की तरह इसकी बनावट है, सिर्फ कैपेसिटर का फ़र्क है कि सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस की बजाय कैपेसिटर को लगाया गया। इसमें भी स्क्विल के टाइप रोटर इस्तेमाल होता है। तो इसका जो अमल है, इसका जो स्टार्टिंग टार्क है या जो इसका पावर फैक्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर से। वो इस तरह से कि देखें कि इसके हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, फिर समझना आसान हो जाएगा कि जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उसका वेक्टर है ओ वी।
ये अप्लाइड वोल्टेज का वेक्टर है जिसको रेफरेंस के तौर पे ले लिया। अब जो आई एम करंट चल रही है ये अप्लाइड वोल्टेज से इस वाइंडिंग के ज़्यादा इंडक्टिव होने की वजह से ज़्यादा एंगल पे लैग करती है। बिल्कुल रेजिस्टेंस टाइप मोटर की तरह इसका जो एंगल है वो ज़्यादा होता है अप्लाइड वोल्टेज के लिहाज से फाई एम। अब इसमें ये वेक्टर बन गया आई एम जो करंट है, मेन करंट है जो अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा एंगल पे लैग कर रही है। अब देखेंगे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके सीरीज़ में अब कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर लगा होने की वजह से इस वाइंडिंग में अब जो करंट चलती है वो अप्लाइड वोल्टेज से लीड करती है और इस करंट को हम कहते हैं कि ये स्टार्टिंग करंट आई एस टी है और ये एंगल फाई एस टी अप्लाइड वोल्टेज से लीड कर रही है। अब जो रिजल्टेंट करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज से, इन दोनों करंट्स का वेक्टर सम होता है, तो वो अप्लाइड वोल्टेज से रेजिस्टेंट टाइम मोटर से कंपैरेटिवली कम एंगल पे लैग करती है। तो ये मेन करंट है जिसका एंगल बन रहा है फाई। अब चूँकि ये एंगल रेजिस्टेंट टाइम मोटर की बजाय मोटर के लिहाज से बहुत कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मोटर का जो पावर फैक्टर है वो बेहतर होता है। अब दूसरा ये देखें कि जो स्टार्टिंग करंट है और मेन करंट है इनके दरमियान जो एंगल अल्फ़ा बन रहा है ये रेजिस्टेंस टाइम मोटर के मुकाबला में ज़्यादा हो गया। तो जैसे पहले भी बताया गया कि जो मोटरें हैं स्प्लिट फेस टाइप, उनका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो साइन अल्फ़ा की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चूँकि ये एंगल 90 डिग्री के करीब करीब बनता है, तो ये वजह है कि इन मोटरों का जो स्टार्टिंग टार्क है वो बहुत हाई होता है। तो इसलिए इनको ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे लोड को हाई स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत होती है, मसलन वाटर पंप्स में, कंप्रेसर्स में, ग्राइंडर्स वगैरह में, जहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टार्क रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे इन मोटरों को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि वही है, जब स्टार्टिंग में हाई टार्क मिल जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जब मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड का 70 to 80% होती है, तो ये इस वाइंडिंग को सर्किट से अलहदा कर देता है ज़ायद करंट से बचाने के लिए। तो मेनली जो रेजिस्टेंस टाइप मोटर है और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसमें सिर्फ फ़र्क बनावट के लिहाज से स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में रेजिस्टेंस की बजाय कैपेसिटर लगाते हैं, लेकिन अमल के लिहाज से ये फ़र्क आ जाता है कि इस मोटर का जो पावर फैक्टर है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो करंट आई है ये अप्लाइड वोल्टेज से कम एंगल पे लैग कर रही है। और दूसरा ये कि इसका जो स्टार्टिंग टार्क है वो रेजिस्टेंट टाइम मोटर के मुकाबला में बहुत ज़्यादा होता है। अब लास्ट में डिस्कस करते हैं कैपेसिटर रन मोटर के बारे में। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर की बनावट में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर के सीरीज़ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है जो 70 to 80% स्पीड होने पे सर्किट को अलहदा करता है। लेकिन जो कैपेसिटर रन मोटर है इसमें कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कंडीशंस में काम करता है, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसलिए इसमें जो कैपेसिटर की वैल्यू का इंतखाब किया जाता है वो एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो स्टार्टिंग में मुनासिब टॉर्क प्रोवाइड करे और रनिंग कंडीशन में ज़ायद करंट से भी बचाए, यानी इतनी ज़्यादा करंट ना हो जाए कि ये वाइंडिंग जल जाए। तो मेन फ़र्क ये हुआ कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस्तेमाल होता है, जबकि कैपेसिटर रन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच को इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें कैपेसिटर की जो वैल्यू इस्तेमाल होती है वो कंपैरेटिवली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से कम होती है। तो इसलिए इसका जो पावर फैक्टर है वो उतना बेहतर नहीं होता जितना कैपेसिटर स्टार्ट का मोटर का होता है, और ना ही इसका जो स्टार्टिंग टार्क है वो बहुत हाई होता है। तो इसकी फेजर डायग्राम बनाएंगे फिर समझना आसान हो जाएगा कि इसका जो पावर फैक्टर है वो कितना होता है और स्टार्टिंग टार्क कितना होगा। तो इसमें अप्लाइड वोल्टेज को रेफरेंस वेक्टर के तौर पे बनाते हैं ओ वी को, और इस मेन वाइंडिंग में जो करंट चलती है वो ज़्यादा इंडक्टिव होने की वजह से ज़्यादा एंगल फाई एम पे लैग कर रही है। अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट चलेगी वो एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कम एंगल पे लीड करेगी, क्योंकि कैपेसिटर कम वैल्यू का लगाया गया क्योंकि इसने रनिंग कंडीशन में भी काम करना है। तो ये जो एंगल बनता है ये वोल्टेज के लिहाज से एंगल फाई एस टी है। देखिए कि इन दोनों करंट्स का जो रिजल्टेंट करंट है वो आई करंट है और ये एंगल फाई पे लैग करती है। तो ये जो एंगल फाई है जिसका इन्हसार पावर फैक्टर पे भी होता है, यानी ये जितना एंगल बढ़ता जाएगा पावर फैक्टर कम होता जाएगा। तो एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर का जो एंगल है ये ज़्यादा होता है, यानी इस मोटर का पावर फैक्टर कम होता है। मेन रीज़न ये है
कि इसमें जो कैपेसिटर लगाया जाता है वो कम वैल्यू का होता है। जो इस वाइंडिंग में करंट चलती है, करंट IST वो वोल्टेज से कम एंगल पे लीड करती है। तो जो रिजल्टेंट करंट का एंगल है वो इन दोनों के वेक्टर सम के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो फिर भी इसका पावर फैक्टर जो है वो मुनासिब होता है। तो लेकिन एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इसका पावर फैक्टर कम होता है। अब दूसरा इसमें देखें कि जो IST और IM के दरमियान एंगल बन रहा है, एंगल अल्फ़ा, ये भी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से कम होता है। यानी अगर उसमें हम कहते हैं कि एंगल 90 डिग्री के करीब करीब है तो ये 70 to 80 के करीब होता है। यानी इन मोटरों का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटरों से कंपैरेटिवली कम होता है। तो इन मोटरों को ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क मुनासिब चाहिए होता है। मसलन फैंस में, रेफ्रिजरेटर्स में, या घरों में जो पंप मोटर इस्तेमाल होती है वो भी कैपेसिटर रन मोटर होती है। तो बनावट में तो सिर्फ एक फ़र्क है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच इस्तेमाल नहीं हो रहा, और अमल के लिहाज से ये है कि इसका जो पावर फैक्टर है वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी कम होता है। देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स लें कि हम कहते हैं कि घरों में जो सीलिंग फैन इस्तेमाल होते हैं वो कैपेसिटर रन मोटर टाइप होते हैं कि उनके अंदर कैपेसिटर रन मोटर इस्तेमाल होती हैं। तो बाज़ दफ़ा आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो मोटर स्टार्ट नहीं होती। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जब कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो उस वक्त ये सर्किट ओपन हो जाता है। जैसे हमने पहले भी वजाहत की कि स्प्लिट फेज़ मोटरें ऐसी मोटर होती हैं जिसमें फेजेस को, करंट्स को दो हिस्सों में स्प्लिट किया जाता है ताकि उसमें गर्ची मगनातीसी मैदान पैदा हो, मोटरें सेल्फ स्टार्ट हों। तो जब ये सर्किट ओपन हो जाएगा कैपेसिटर के ख़राब होने की वजह से, तो उनमें गर्ची मगनातीसी मैदान पैदा नहीं होगा, तो इसलिए पंखा स्टार्ट नहीं होता। हाँ, अगर आप उसको धक्का लगा देते हैं, स्टार्टिंग में कोई टॉर्क प्रोवाइड कर देते हैं तो एक तरफा टॉर्क पैदा होने की वजह से वो पंखा चल जाता है, लेकिन कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से वो खुद ब खुद नहीं चलता। दूसरा ये भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर कैपेसिटर कमज़ोर हो जाता है तो पंखा बहुत स्लो चलता है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो करंट है कैपेसिटर के कमज़ोर होने की वजह से ये वोल्टेज के लिहाज से कम एंगल पे लैग करती है, या कह लें कि हो सकता है कि कम एंगल पे लीड करती है। ये भी हो सकता है कि वो लैग कर रही हो। तो उसमें ये होता है कि जब ये कम एंगल पे लीड करेगी या लैग करेगी तो स्टार्टिंग करंट और मेन करंट के दरमियान जो ये एंगल अल्फ़ा बन रहा है ये मज़ीद कम हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है और जो रनिंग टॉर्क है वो भी कम हो जाता है। अब हमने जितनी भी मोटरें डिस्कस की हैं, रेजिस्टेंस टाइप, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, अगर हम इन मोटरों की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि अगर लेट्स सपोज कि वो क्लॉकवाइज चल रही हैं और हम ये चाहते हैं कि उनको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, तो मेन वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स होते हैं उनको आपस में चेंज कर दिया जाता है, या जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल्स होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। लेकिन एक टाइम में या तो सिर्फ मेन वाइंडिंग के टर्मिनल्स को चेंज करते हैं या सिर्फ स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करते हैं। दोनों को एक वक्त में चेंज नहीं किया जाता। यानी कि अगर हम ये वाला टर्मिनल इधर लगा दें, ये टर्मिनल इधर लगा दें, तो मोटर के घूमने की जो समत है, जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है।